Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the sedatives and hypnotics. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एंटी पार्किंसन ड्रग्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ड्रग्स तो हमें पता चल गया कि मेडिसिन हम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, बट नाम देखो एंटी पार्किंसन, जो कि किस चीज़ को ट्रीट करेंगी, पार्किंसन को। अब उसके लिए हमें समझना होगा पार्किंसन। तो पहले इसकी हम इंट्रोडक्शन देख लें। द ड्रग्स दैट हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन पार्किंसनिज्म कॉल्ड एंटी पार्किंसन ड्रग। वही चीज़ जो मैंने बोला ना, ऐसी ड्रग जो हम पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करें। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म होती है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है थोड़ा सा इसके बारे में। पार्किंसनिज्म क्या होता है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम ब्रेन में आपने पढ़ा होगा, पिरामिडल सिस्टम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, जो कि मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल का कंट्रोल करना, पोस्चर कंट्रोल करना, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो कंट्रोल करना, इस तरीके से। सो कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर होगा, डिफॉर्मिटी आएगी, जिस वजह से क्या होता है कि मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पहली चीज़ रिजिडिटी मिलती है, स्पास्टिसिटी, मसल एकदम जैसे नहीं जकड़न हो जाती। इस तरीके से पर्सन में अगर हाथ जैसे आपने देखो कई लोग को केस के वो हाथ को ऊपर नीचे नहीं कर पाते, एक हिसाब से पैरालिसिस, तो ये समझ लो रिजिडिटी। दूसरी चीज़ ट्रिमर आता है। ट्रिमर का मतलब हाथों का कांपना है, जैसे ओल्ड एज में कई लोगों को देखो इस तरीके से होता है ट्रिमर। इसके अलावा हाइपोकाइनेसिया, हाइपो मतलब स्लो और या कम आप बोल सकते हो, और काइनेसिया मतलब काइनेटिक मूवमेंट। तो मूवमेंट तो होंगे पर्सन में, जैसे आपने कोई मूवी में देखा हो, एक पर्सन रहता है गिलास से पानी पी रहा, उठा पाता है, लेकिन धीरे 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 बहुत ही स्लो वो पानी पीते हैं। बहुत सी मूवियों में देखा होगा। ये सब पार्किंसनिज्म है। अच्छा, पार्किंसनिज्म एक बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं। जो सबसे मेन आता है दैट इज पार्किंसन डिसीज, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, ओल्ड एज में होता है। और इस डिसऑर्डर को मैंने डिटेल में अलग से भी कवर कराया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये मेडिसिन पढ़ेंगे ना पूरी, तभी समझ में आएगी जब आपको पार्किंसन पता हो। तो इसके अंदर आता है एक डिसीज पार्किंसन, जो कि होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज और एज रिलेटेड। जैसे ही पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है उनमें पार्किंसन होगा। कैसा डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव, मीन्स न्यूरॉन डिजेनरेट होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, डिसअपियर। और कौन से न्यूरॉन डिजेनरेट होने लगते हैं, दैट इज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, मीन्स ऐसे न्यूरॉन जो कि सीक्रेट करते हैं डोपामिन। डोपामिन होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्योंकि वो न्यूरॉन ही डिजेनरेट हो रहे हैं, हमारी बॉडी में डोपामिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। और जैसे ही डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी, ये सारे सिम्टम्स, जैसे कि यहाँ पर हम देखें रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, ट्रिमर, हाइपोकाइनेसिया, साथ ही साथ फेशियल स्पाज, फेस ऐसे होने लगता है ना, जिसे हम बोलते हैं मास्क लाइक फेस। मतलब पर्सन ऐसा खड़ा है ना, अगर कोई अच्छी खबर है तो भी ऐसा खड़ा रहेगा, कोई बुरी खबर है तो भी ऐसा खड़ा रहेगा, कुछ भी एक्साइटमेंट है तो भी ऐसा खड़ा, इस तरीके से। और स्टैट्यू लाइक बॉडी हो जाती है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा तो आई मूवमेंट हो रहा है, हाथ के मूवमेंट हो रहे, लेकिन नहीं, वो कुछ भी बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से कुछ कंडीशन। अब लेकिन आप लोग बोलोगे भैया कि डोपामिन अगर कम हो रहा तो भाई ट्रिमर क्यों हो रहा, या रिजिडिटी क्यों हो रही है, हाइपोकाइनेसिया, कई बार आकाइनेसिया हो जाता, मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो मसल की टोन क्यों इंक्रीज हो रही है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में दो टाइप के न्यूरॉन, एक होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि डोपामिन सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डोपामिन कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिट करता है, मीन्स जो हम मूवमेंट होते हैं ना, मसल को डिक्रीज करवाएगा, रिलैक्सेशन कॉज कराएगा। एक और सिस्टम होता है कॉलिनर्जिक ब्रेन सिस्टम बोल दो, या कॉलिनर्जिक न्यूरॉन बोल दो, ठीक है। कॉलिनर्जिक न्यूरॉन क्या सीक्रेट करते हैं, ACH, असेटिल कोलिन, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। ACH आप लोगों ने इसको न्यूरोट्रांसमीटर में भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रहता है, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है। तो जनरली ये इंक्रीज कराता है, डोपामिन डिक्रीज कराता है, बैलेंस नॉर्मल रहता है। क्योंकि यहाँ अब डोपामिन कम हो गया, जो रोक रहा था, रोकने वाला है ही नहीं, तो ये अपनी मनमर्जी करेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कराता जाता है। और वही चीज़ रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, हाइपोकाइनेसिया, आकाइनेसिया डेवलप होगा। तो अब हमें ऐसी ड्रग्स देनी होती हैं पर्टिकुलरली जो इस ACH को कम करें और इस डोपामिन को इंक्रीज करें। तो ये समझाने का मतलब था। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले रहेगा ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो डोपामिन को अफेक्ट करें ताकि डोपामिन हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाए, इंक्रीज का अमाउंट हो। इसके अंदर बहुत सारे सब टाइप हैं। जैसे सबसे पहला होता है डोपामिन प्रिकर्सर, और इसके अंदर आता है एल डोपा या फिर लेवोडोपा। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है ये डोपामिन प्रिकर्सर, एल डोपा और लेवोडोपा। इसके अलावा और हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने मिलेगा डोपामिन एगोनिस्ट, जिसके अंदर आपकी ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरॉल, प्रामिपेक्सोल ये सभी आएंगी। इसके अलावा डोपामिन फैसिलिटेटर आते हैं, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है एमेंटाडीन। इसके अलावा और देखें तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर, जिसके अंदर आती है सैलिजिलिन। और एक हमारी रहेगी कॉम्ट इनहिबिटर, जिसके अंदर एंटा कैपोन। इसके अलावा एक रहती है पेरीफेरल कार्बोक्सिलेस इनहिबिटर, डिकार्बोक्सिलेस इनहिबिटर। ये एक एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। और इसके अंदर जो ड्रग आती है दैट इज कार्बिडोपा, और आपकी कार्बिडोपा और लेवोडोपा एल डोपा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को एक साथ ही देते हैं, क्यों देते हैं उस चीज़ को हम आगे देखेंगे, है ना। वैसे मैंने इस चीज़ को, इन दोनों ड्रग्स को किस में एक्सप्लेन किया है, पार्किंसन वाले वीडियो में, क्योंकि ट्रीटमेंट में इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा दूसरी जो ड्रग रहेंगी वो सिंपल सी बात है, कॉलिनर्जिक सिस्टम पर एक्ट करेंगी। सो ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कॉलिनर्जिक सिस्टम, है ना मीन्स, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा था, इसे कम करें कोई भी ऐसी ड्रग। तो इसके अंदर जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक जो इन न्यूरॉन्स की रिलीज को या एसीएस की रिलीज को कम करें, ताकि मसल आपकी रिलैक्स हो सके, रिजिडिटी से रिमूवल मिले। और इसके अंदर जो ड्रग आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज बेंजहेक्सोल। कौन सी आएगी, बेंजहेक्सोल। अब इनका हम यूज इसको आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो जो भी आपकी एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैं दे ऑल आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। मोस्टली जितनी भी ड्रग हैं क्या होती हैं, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, आप ओरली एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन चलो हमने माउथ से तो ली, एब्जॉर्प्शन माउथ में तो होता नहीं है, मेनली जो ऑब्जर्प्शन होता है दैट इज़ फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मीन्स इस तरीके से अगर ये हमारी इंटेस्टाइन है तो ये ड्रग्स यहाँ से कहाँ पर चले जाती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और उसके बाद होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन। बट अगर हम देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर देखें तो अमीनो एसिड, हाँ एब्जॉर्प्शन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अमीनो एसिड इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डोपामिन, मेनली एल डोपा। डोपामिन तो क्रॉस ही नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका प्रिकर्सर दे रहे थे एल डोपा। तो जो एल डोपा रहता है ना, इसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करते हैं अमीनो एसिड, इसीलिए इसे कब लेना चाहिए, बिफोर हाफ आवर ऑफ मील्स, खाने के आधे घंटे पहले, क्योंकि आप खाना खाओगे उसमें प्रोटीन आप लोगे, अमीनो एसिड रहेंगे, तो आप उसके पहले ही इस टैबलेट्स को ले लो, ताकि ना ही जब तक उतने अमीनो एसिड रहेंगे और इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, तो भाई कमी तो डोपामिन की हो रही थी, क्योंकि ऐसे न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे थे। हम डायरेक्टली डोपामिन भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, डोपामिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो अगर आप वो लोगे भी तो भी कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है। इसीलिए हम इसका मेनली प्रिकर्सर एल डोपा, मैंने बोला भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद ये क्या होता है कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, और देन ये कहाँ पर चला जाता है, आपके CNS में, मीन्स ब्रेन में चला जाता है, और वहाँ पर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे वो चीज़ें आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें सो मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेनली मेटाबॉलिज्म होगा दैट इज़ इन दी लिवर। इसके अलावा अगर एक्सक्रीशन की आप लोग बात करो, तो जैसे हमने सभी ड्रग्स में देखा, मेनली जितनी भी ड्रग्स हैं, मीन्स जब इनका यूज़ हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। नाउ जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज़ फार्माकोडायनामिक्स, मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या रहेंगे, एक्शन, इंट्रैक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोपामिन प्रिकर्सर का। डोपामिन प्रिकर्सर क्या, एल डोपा, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो एक पर्सन है जिसे पार्किंसन है, उस पर्सन ने एल डोपा लिया, या फिर इसे हम लेवोडोपा भी बोलते हैं।
जैसे मैंने बता ही दिया कि एल डोपा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल डोपा बोल दो, ये लेवोडोपा, ये कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, डोपामिन में। और इसने किससे रिलीफ दे दिया, रिलीफ सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, क्योंकि वहाँ पर डोपामिन की ही कमी थी ब्रेन में, डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, सिंपल सी बात है, नॉर्मल फंक्शनिंग होने लगेगी। अब एक चीज़ समझो, जो एल डोपा है ये डोपामिन में किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, एक एंजाइम रहता है जिसे नॉर्मली डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हम बोलते हैं। ये क्या कर देता है, एल डोपा को किस में कन्वर्ट कर देता है, डोपामिन में, या फिर लेवोडोपा को डोपामिन में। इस तरीके से डोपामिन बन जाएगा और ये क्या करेगा, सिम्टम से रिलीफ देगा। अब लेकिन एक चीज़ समझना, कभी भी क्या होता है, जो एल डोपा हम देते हैं ना, इसे हम अकेले नहीं देते, क्योंकि ये आपका ये जो एंजाइम है, जिसे मैं क्या बोल रहा था, डी कार्बोक्सिलेज, ये आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी में भी और ब्रेन में भी। तो ड्रग्स तो हम बाहर से ले रहे हैं। अब मान लो हमने बॉडी में कहीं पर भी ले ली, ठीक है, एल डोपा। अब एल डोपा को हमने लिया और अगर हमारी बॉडी में बाहर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामिन में, भाई डोपामिन तो फिर हमारे बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये ब्रेन में पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक और ड्रग्स इसके साथ हमेशा ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्बिडोपा। तो यहाँ पर हम कार्बिडोपा का यूज़ देखते हैं। कार्बिडोपा किसके अंदर आती है, पेरीफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के अंदर, ठीक है। ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो क्या होगा, जब हम कार्बिडोपा देंगे किसके साथ, आपके एल डोपा के साथ या लेवोडोपा के साथ। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये ब्रेन में नहीं जाती। तो क्या होगा, इनहिबिट एंजाइम एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। मतलब अब आपका जो एल डोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पेरीफेरी में, ठीक है। अब ये क्योंकि किसको क्रॉस नहीं कर सकती है, बीबीबी को, लेकिन एल डोपा तो क्रॉस कर सकता है। तो सिर्फ एल डोपा ही जाता है ब्रेन में और वहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट है, ये उस एल डोपा को कर देता है कन्वर्ट डोपामिन में और फिर सिम्टम से रिलीफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस कार्बिडोपा की, पेरीफेरी में कन्वर्ट नहीं होने देता एल डोपा को, किस में, डोपामिन में, क्योंकि किसको इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम को जो कि इसे कन्वर्ट कर रहा था। सो कार्बिडोपा इनहिबिट एंजाइम एल अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, जिस वजह से क्या होगा कि प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एल डोपा इनटू डोपामिन, पेरीफेरी वो नहीं हो रहा। तो अगर क्योंकि यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा तो पूरा एल डोपा जाएगा ब्रेन में और वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा डोपामिन में। तो डोपामिन की अवेलिटी को बढ़ा रहा है, मीन्स ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा आपका डोपामिन इस तरीके से। तो ये दोनों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग, और पर्टिकुलरली जिनका एक्शन देखेंगे वो ड्रग्स हैं हमारी डोपामिन एगोनिस्ट, जो कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था। और इसके अंदर कौन कौन सी थी, आपकी ब्रोमोक्रिप्टिन हो गई, रोपिनेरॉल हो गई, प्रामीपेक्सोल हो गई। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई एक पर्सन है जिसे पार्किंसन है, उसने ब्रोमोक्रिप्टिन ली या फिर रोपिनेरॉल ली, प्रामीपेक्सोल ली। ये क्या करती हैं, जो डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, दे बाइंड टू डोपामिन रिसेप्टर, जो ब्रेन में डोपामिन के रिसेप्टर है ना, उसके साथ बाइंड होते हैं और उसके बाद करती हैं वैरायटी ऑफ इफेक्ट। और इस वैरायटी ऑफ इफेक्ट में से एक होता है इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ डोपामिन, डोपामिन का सीक्रेशन इंक्रीज करवा देंगी ब्रेन में। और डोपामिन जैसे ही इंक्रीज हुआ, सिंपल सी बात है, जो कॉलिनर्जिक वो था ना बैलेंस, डोपामिनर्जिक और कॉलिनर्जिक सिस्टम दोनों का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो मसल टोन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, तो पर्सन को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आगे अगर हम एक्शन देखें तो हमारे पास है डोपामिनर्जिक फैसिलिटेटर, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो डोपामिन के फंक्शन को फैसिलिटेट करवाएं। और इसके अंदर हमने मेनली देखी थी एमेंटाडीन और अदर भी हो सकती हैं। तो फिर से जैसे ही पर्सन इनको लोग लेगा, मीन्स इनका एक्सपोजर करेगा, दे इंक्रीज डोपामिन रिलीज। एक तो डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करा देती हैं, है ना, जो भी वहाँ की सेल रहेंगी, नर्व सेल। दूसरी चीज़ जो इसका रीअपटेक होता है, मीन्स फिर से नर्व एंडिंग इसे अपटेक करती हैं, उस चीज़ को डिक्रीज करा देगा। तो अब हमारे ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, सो इट अलाउ डोपामिन टू वर्क मोर। और ये जितना ज़्यादा एक्शन करेगा, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑपोजिट किसके वर्क कर रहा, असेटिलकोलिन के, ACH के, क्योंकि वो एक्साइटेटरी है, वो मसल टोन बढ़ा रहा, जिस वजह से स्पाज्म हो रहा, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया, ये उस चीज़ को डिक्रीज करेगा।
सो रिड्यूस मसल टेंशन, रिड्यूस मसल रिजिडिटी और मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। एंटी कोलिनर्जिक, क्योंकि मैंने बोला ना कि जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, डोपामिन कम है तो ACH का एक्शन ज़्यादा हो रहा, कोलिनर्जिक, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो इसके एक्शन को कम करें। एंटी मीन्स उल्टा और कोलिनर्जिक जो इसकी एक्टिविटी को कम करें। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था बेंजहेक्सोल, तो ये रही हमारी बेंजहेक्सोल या फिर अदर्स। ये क्या करेंगे, ब्लॉक ACH रिसेप्टर इन ब्रेन, इन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे जो एसिटिल कोलिन के लिए है, क्योंकि अगर इसके रिसेप्टर मिल गए ये मसल टोन को इंक्रीज करवाएगा, रिजिडिटी और बढ़ेगी। इनने रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया तो इसकी एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस कोलिनर्जिक एक्टिविटी, और इसकी एक्टिविटी रिड्यूस है मतलब मसल टोन डिक्रीज होगी, मसल रिजिडिटी डिक्रीज होगी, पर्सन को पार्किंसन से रिलीफ मिलेगा। इसके बाद ये थे हमारे यूज। अब हम बात करते हैं ADR की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सभी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। सेम एस नोजिया और वोमिटिंग तो कॉमन है, आप कोई भी टैबलेट्स लोगे अगर बहुत ज़्यादा तो नोजिया हो गई और वोमिटिंग तो वो समझ ही गए होगी, उल्टी करना। नोजिया उससे पहले वाली फीलिंग होती है, उल्टी करने से पहले आपको लगता है कि नहीं यार मैं उल्टी करने वाला हूँ, दैट इज़ नोजिया, द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। इसके बाद हेडेक, टैबलेट्स आप लोगे तो हेडेक कॉमन है बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो, और इन केस में टैबलेट्स का यूज़ लंबा ही चलता है क्योंकि पार्किंसन हो गया, डीजनरेटिव डिसीज़ है, वैसे ही ओल्ड एज में होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद आगे देखें तो एंजाइटी और डिप्रेशन, साथ ही साथ हेल्यूसिनेशन। भाई एंजाइटी होनी ही है वैसे भी, अगर आप ड्रग्स नहीं लोगे तब भी पर्सन में, क्योंकि आप मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, फेशियल स्पाज्म में, और ड्रग्स वैसे भी क्योंकि ब्रेन पर ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, तो एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, साथ ही साथ हेल्यूसिनेशन, भ्रम होना कि मैं खड़े खड़े बोल रहा, अरे भाई शाहरुख खान मेरे साथ है, मैं से गले मिल रहा, कोई है भी नहीं, पता चल ये है, इसी को मैं सांप दिख रहा, ऐसा होता है पर्सन में जिसको हेल्यूसिनेशन होता है, भ्रम, उन्हें कुछ भी दिखाई देता है ना, कि पंखे से सांप लटक रहा, रस्सी से सांप लटक रही, इस तरीके से। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कार्डियक एरिथमिया, मतलब कार्डियक मीन्स हार्ट, और एरिथमिया नॉर्मल रिदम जो हार्ट की रहती है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ना ये आपके हार्ट पर भी काफ़ी इफेक्ट शो करती है। किस वजह से, जो ACH रिसेप्टर थे ना इनको अफेक्ट करके। तो ये थी हमारी एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो कि आपको पार्किंसन से रिलीज देंगी। हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, पार्किंसन का इंट्रोडक्शन देखा, फार्माकोकाइनेटिक्स देखी, फार्माकोडायनामिक्स देखी, क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ ADR। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।